नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। देखिए, यहाँ पे मैंने आज जो पेपर लिया है, इकोनॉमी का पेपर लिया है, यानी कि जो वीडियो बीपीडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के अंदर जो हमारे इकोनॉमी के सवाल आए थे, वही इकोनॉमी के सवाल लेने की यहाँ पे क्या करी गई है, कोशिश करी गई है। मैं एक मिनट थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ पेन का। ठीक है, ये बेहतर। जो अभी हुआ था पेपर आपका 31 दिसंबर के अंदर, तो वही इसमें इकोनॉमी के जो जो सवाल बने थे उन्हीं को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ शुरुआत करते हैं आज के सवाल की। देखिए, हम इस सीरीज में यही करने वाले हैं कि जितने भी पेपर हुए उन पेपर में जो भी इकोनॉमी के सवाल हुए उन्हें एक एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कोशिश करेंगे देखने की, ताकि हम लोग एक अच्छे से अपने टॉपिक को, अपने चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें। इसके अलावा मैं आपकी क्लासेस भी लगाऊंगा इसी बेस्ड के आधार पर, यानी कि जो जो टॉपिक से हमें अधिकतर सवाल देखने को मिलेंगे उन्हीं सवालों को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। उन टॉपिक को हम लोग और अच्छी तरीके से कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे चलिए देखिए, एक सवाल दिया गया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 25 इकोनॉमी का सवाल है। दो कथन दिए गए हैं यहाँ पे। आपने देखा था कि वीपीडीओ के पेपर में कथन पे कथन उन लोगों ने लगा के दिए हैं कि विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। एक कथन ये है। दूसरा कथन था कि विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है। यानी कि हमें बताना था कि दोनों में से कौन सा सही है। देखिए, इस सवाल का जवाब करने के लिए कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि विदेशी निवेश होता क्या है, इसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखो, जो विदेशी निवेश होता है बच्चे, विदेशी निवेश बोलते हैं कि जो देश में, यदि कोई मान लिया देश है, जैसे मान लिया इंडिया की बात करें, तो अगर इंडिया के अंदर अपने प्रॉपर संसाधन नहीं है तो क्या करेगा कि विदेश से उन संसाधनों को जुटाने की कोशिश करेगा। और विदेशों से अगर संसाधन जुटाने हैं तो वो दो तरीके हो सकते हैं कि या तो हम लोन लें, यानी कि ऋण लें, या कोई दूसरा देश हमारे देश में क्या करे, निवेश करे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो विदेशी निवेश होता है वो ये होता है कि जब एक देश दूसरे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, पैसे डालता है, तो उसे बोलते हैं विदेशी निवेश। ये दो तरीके का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम लोग एफडीआई बोलते हैं, और एक होता है पोर्टफोलियो निवेश, जिसे हम विदेशी संस्थागत निवेश बोलते हैं। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। एक होता है एफडीआई और दूसरा होता है पोर्टफोलियो निवेश, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेश होता है। देखिए, इतनी ही बात अगर हम जान लेंगे तो हमारा पेपर में सवाल हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको, चलो पहले सवाल दिखाता हूँ। देखो, यहाँ क्या कह रहा है कि विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, जो आपने जाना, और दूसरा विदेशी संस्थागत निवेश, देखो, जिसे क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दोनों बातें हो गई, यानी कि कथन एक पूरी की तरीके से सही है। कथन तो क्या कह रहा है, विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है, जो कि गलत बात है। यानी कि यहाँ पर केवल और केवल कथन एक सही है और इसका ये हमारा सही जवाब हो गया। लेकिन जब यहाँ एक बात आई कि विदेशी निवेश दो तरीके से होता है, जो मैंने आपको बताया कि एक वो एफडीआई के माध्यम से हो सकता है और दूसरा वो पोर्टफोलियो निवेश हो सकता है, तो क्यों ना थोड़े से अगर हम यहीं पर जान ले जानकारी एफडीआई के बारे में। देखिए, एफडीआई होता है एक विदेशी निवेशक जब किसी कंपनी में निवेश करता है तो उसे एफडीआई बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से होता है। आप ये भी मान सकते हैं कि एक ग्रीन होता है, एक ग्रे होता है, कि जो 10% हिस्सेदारी मिल जाती है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसके अलावा देखिए, इसके करने के दो तीन फायदे होते हैं कि यहाँ क्या होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होती है, वृद्धि देखने को मिलती है। यानी कि अगर एफडीआई बढ़ता है तो क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो पूंजी पलायन का भय होता है वो निकल जाता है, पूंजी पलायन का भय नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, एफडीआई के अंदर देखो बच्चे, दो तीन बातें आप लोग और ध्यान रख सकते हैं कि एफडीआई, भारत में आने के एफडीआई के दो तरीके हैं बेटा। पहला तरीका होता है कि वो स्वचालित आए, यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से आए, जिसके ऊपर कंट्रोल होता है किसका, आरबीआई का कंट्रोल होता है। ठीक है, जिसके ऊपर आरबीआई कंट्रोल होता है। दूसरा तरीका होता है कि वो सरकार से अनुमोदन लेकर के आए। ठीक है, यानी कि विदेशी विनिमय प्रोत्साहन बोर्ड जो इसको रेगुलेट करता है सरकार के माध्यम से, वो यहाँ पे आए। तो दो तरीके से भारत में एफडीआई आ सकता है। ठीक, देखो, दूसरी बात अगर आपको जो यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए वो ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो भारत है, भारत में जो एफडीआई आता है वो सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक आता है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं चीन में जो एफडीआई है वो विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक आता है। अब देखो, ये सवाल ना कि सेवा क्षेत्र में, ये लगातार पेपर में पूछा जाता है कि भारत में एफडीआई जो है वो मैक्सिमम किस रूप में आता है, वो सेवा क्षेत्र के रूप में आता है। इसके अलावा एक अरविंद मायाराम समिति है, पिछले साल जब यूपीएसआई का लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि जो अरविंद मायाराम समिति है बच्चे, वो किससे संबंधित है, वो एफडीआई सुधार से संबंधित है। आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, इसमें एफडीआई की मैंने रिपोर्ट दी है, तो मैं आपको पूरी डिटेल इसकी दूंगा,
देख लिए, चलिए यहीं पे देख लेते हैं इस चीज़ को भी कि वर्ष 2022-23 की जो रिपोर्ट है एफडीआई की, उसमें सबसे ज़्यादा जो एफडीआई हमारे यहाँ आया है वो कंप्यूटर में आया है, दूसरा सेवा क्षेत्र में, तीसरा व्यापार क्षेत्र में आया है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो शीर्ष निवेशक क्षेत्र है, यानी कि जो सिर्फ निवेशक देश, लिखिए क्षेत्र नहीं देश, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं वो सबसे नंबर 1 पे इस बार सिंगापुर है, नंबर 2 पे मॉरिशस है और नंबर 3 पे आपका कौन है, अमेरिका है। ठीक है, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ आता है बच्चे, वो अमेरिका में आता है, उसके बाद चीन में आता है और उसके बाद सिंगापुर में आता है। अगर हम यहीं भारत की बात करते हैं तो भारत में देखिए जो एफडीआई प्राप्त होता है, उस एफडीआई में जिस राज्य में एफडीआई सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है वो राज्य हमारा कौन सा है, वो महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है, देन दिल्ली है और चौथा आपका क्या है, वो गुजरात राज्य है। ठीक, इसके अलावा देखिए एफडीआई बच्चे दो तरीके का होता है, ग्रीन फील्ड होता है, ब्राउन फील्ड होता है, यानी कि जिसमें नई कंपनी जो है उसके अंदर कोई अगर विदेशी निवेशक पैसे अपने डालता है तो वो कहलाता है ग्रीन फील्ड एफडीआई। वहीं जो पहले से चल रही कंपनी होती है उसके अंदर जब कोई पैसे डालता है, अपने इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो कहलाता है ब्राउन फील्ड। ठीक, इसके अलावा ये पेपर में सवाल बार बार पूछे जाते हैं आपके, किस क्षेत्र में कितना एफडीआई हमारा है। ठीक है, जैसे अभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में ऑटोमेटिक रूप से हमारा एफडीआई कितना है बच्चे, वो 100% है। निर्माण विकास परियोजनाओं में एफडीआई 100% है। औद्योगिक पार्क में एफडीआई 100% है। नागरिक उड्डयन रखरखाव में एफडीआई 100% है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई 100% है। वाइट लेवल एटीएम में 100% है। अप्रबंधित मार्गों के माध्यम से खुदरा मूल्य में 100% है। प्रिंट मीडिया में 100% है। निजी सुरक्षा एजेंसी में कितना है, 74% है। रक्षा क्षेत्र में 74% है। इसके अलावा बैंकिंग निजी क्षेत्र में कितना है, 74% है। बीमे में 49% है। पेंशन में 49 है। और बैंकिंग एवं सार्वजनिक क्षेत्र में कितना है, 20%। यानी कि इतने परसेंट एफडीआई हमारे देश में अभी चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए जिन क्षेत्रों में एफडीआई नहीं है वो ये क्षेत्र है, यानी कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, रेलवे में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई है, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट में एफडीआई अभी नहीं है, ध्यान रखना। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई है। चिट फंड निधि कंपनी में नहीं है, सिगरेट तंबाकू उत्पाद में नहीं है, कृषि बागवानी में इन्हें छोड़ करके यहाँ पे नहीं है, आवास रियल एस्टेट में है। एफडीआई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर रोका गया है एफडीआई को। इसके अलावा एफडीआई से संबंधित 2-3 बातें और आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि फेमा जो एक हमारा नियम है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो आया है, इससे संबंधित सवाल भी पेपर में आया था, ये 2000 में आया था और इसका जो एक्ट है वो एक्ट आया था 1999 में। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा विदेशी व्यापार अधिनियम 1992 में आया था। आयकर अधिनियम 1961 में आया था। और एफडीआई पर नीति तैयार करने के लिए जो नोडल विभाग है उस विभाग का नाम है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। तो ये सब बातें आपको एफडीआई से साथ रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो आके आपका सवाल गलत ना हो। और देखिए इस सवाल का जवाब तो आपको पता चल ही गया है कि इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, कथन 1 जो है वो बिल्कुल सत्य है, दूसरा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। इसके बाद देखिए अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ यहाँ पे बच्चे। अगले सवाल में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सुमेल करने के लिए दिया गया था, जैसे बजट, तो आप जानते हैं कि बजट का संबंध किससे होता है, वार्षिक वित्तीय कथन से होता है, ये मतलब नहीं है हमें। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, एक दिया गया है यहाँ पर फेमा। देखो फेमा किससे संबंधित है या फेमा क्या होता है, तो ये जवाब आप लोग तभी कर पाएंगे जब अगर आप फेमा को सही से जानते होंगे। अब कुछ लोग तो फेमा जानते भी नहीं होंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा फेमा के बारे में बताता हूँ, और यदि आपने फेमा जान लिया आज तो बस एक सवाल लगभग हो गया। देखिए हम लोग, अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि सर आप अलग से टॉपिक्स की सीरीज बना दीजिए या आप अलग से आप टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको अलग से टॉपिक पढ़ा दूंगा। अभी यहाँ मैंने कोशिश करी है कि जो पेपर के अंदर सवाल आए हैं, जैसे इकोनॉमी के, मैं सब सवालों को अलग अलग करूँगा। इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, हिस्ट्री, सबको कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरीके से देख पाएँ और अच्छे से एक अच्छी श्रृंखला हम लोग तैयार कर पाएँ। ठीक है, कि कभी भविष्य में हम लोगों को ये दोबारा से पेपर की तरफ भागना ना पड़े, कि बहुत समस्या बच्चों को होती है। चलिए देखो फेमा क्या है बच्चे। देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ एक अधिनियम आया था जिसे बोलते थे फेरा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। ये जो फेरा होता था ये हम लोग इसलिए लेके आए थे क्योंकि हम आज़ाद हो गए थे, और अब जो विदेशी मुद्रा का लेन देन और संरक्षण करना था वो अब भारतीयों को ही करना था। तो भारतीयों ने, यानी कि हम लोगों ने एक नियम बनाया जिसे फेरा बोला गया। इसी फेरा के तहत क्या हुआ कि आरबीआई को जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसका संरक्षक हमने बनाया। इसके बाद 1991 में आप ये सवाल पढ़ते होंगे कि एलपीजी नीति को लेके आए, यानी कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन,
और जी ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, इसे लाया गया। इसे लाने वाले कौन थे? राव और सिंह पॉलिसी के नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि उस समय जो हमारे पीएम थे वो थे नरसिम्हा राव जी, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, ध्यान रखना है। और नरसिम्हा राव से इस बार संबंधित 2-3 बातें आपको दिमाग में बैठानी है। कि सबसे पहली बात ये बैठानी है कि इन्हें क्या मिला है बच्चे, अभी भारत रत्न 2024 जो है वो इन्हें मिला है। और अभी आपने देखा कि कुल मिला करके 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, जिसमें आपके नरसिम्हा राव जी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, इसके अलावा आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, इसके अलावा आपका एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, और एक हाँ आपके चौधरी चरण सिंह जी। तो कुल मिलाकर के 5 लोगों को इस बार किसकी बात हुई है? भारत रत्न देने की बात यहाँ पर हुई है। तो आपको ध्यान रखना है। इससे देखिए क्या होता है, हमारे देश के अंदर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगा लगातार। और जब ये बढ़ने लगा तो हमें भारत को फिर आवश्यकता पड़ी कुछ नई व्यवस्था को हम लोग लेके आए। तो हम लोग किसे लेके आए? फेमा को लेके आए। फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, हिंदी में से बोलते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। और ये एक्ट आया था, आपको ध्यान रखना है बच्चे, फेमा जो एक्ट आया था वो 1999 में आया था, यानी कि 1999 में आया था। और इस अधिनियम को लागू करा था हमने कब? 2000 के अंदर, 1 जून 2000 से इसे लागू किया गया था। और इससे क्या, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि विदेशी मुद्रा जो बाजार है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो, ये बढ़े, ये इसका मेन उद्देश्य यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल है कि फेमा फेमा का संबंध किससे बच्चे? वो आर्थिक सुधार से है। यदि देखो, अगर आप इतना भी जानते कि अगर आपको पता होता कि फेमा का संबंध आर्थिक सुधार से, तो तब भी आप इसका जवाब कर सकते थे। देखिए सी का ऑप्शन नंबर ए है, ये हो जाएगा। इसके अलावा आप बजट को वार्षिक वित्तीय कथन जानते ही हैं, नाबार्ड को एनएसजी बैंक संबंधित कार्य, यानी कि नेशनल हाउसिंग जो बैंक है उससे संबंधित ये होता ही है। इसके अलावा सीपीआई का संबंध किससे होता है? मुद्रास्फीति से होता है। ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इसमें एक अगला देश है बच्चे, अगला देश कह रहा हूँ, अगला सवाल है यहाँ पर। देखो अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो रिवर्स रेपो दर होती है उसे बढ़ाने का परिणाम क्या होगा? ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, जब आप सवाल तभी कर पाएंगे जब आप इन कंसेप्ट को जानेंगे। जब आपको यही नहीं पता होगा कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, कौन इसे रेगुलेट करता है, किस नीति का हिस्सा होता है, तो आपसे सवाल बन पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सर आप अलग से पूरी क्लासेस ले लीजिए, या रिवर्स ये एक एक चीज़ को थोड़ा सा आप बता दीजिए, फिर आप देखिए कि कैसे हम लोग कितना अच्छा पेपर करते हैं। देखो आरबीआई के बारे में आपको कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? शाही आयोग भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे क्या बोलते हैं? शाही आयोग बोलते हैं। इसके अलावा फिर 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश हुई थी, ये ध्यान रखना है। 1933 में विलिंगटन जो थे वो हमारे वाइसराय थे उस समय। 34 में फिर ये ध्यान रखना है आपको। देखो 1934 में आरबीआई एक्ट बना था। देखिए कई बच्चे ना ये गलती करते हैं कि आरबीआई एक्ट कब बना या आरबीआई का निर्माण कब हुआ, स्थापना कब हुई, दोनों अलग अलग बातें हैं। आरबीआई का जो एक्ट बना था बच्चे, वो बना था 1934 में, और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1935 में हुई आरबीआई की स्थापना। स्थापना के समय हेड ऑफिस कहाँ रखा गया था? वो कलकत्ता में था। हालांकि 1937 में फिर हेड ऑफिस का चेंज हुआ, ये मुंबई के अंदर आया, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पहले गवर्नर बनाए गए थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ थे हमारे, और प्रथम भारतीय जो गवर्नर बने थे वो थे सीडी देशमुख साहब। उनका पूरा नाम है चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था बच्चे, वो 1 जनवरी 1949 में हुआ था, ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा देखिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभी जो संरचना होती है वो 1+4 होती है। एक अध्यक्ष, 4 उसके साथी डिप्टी होते हैं आपके। ठीक है, डिप्टी गवर्नर बोलते हैं। इसके अलावा अभी जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं, 25वें नंबर के हैं। और जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं उनके नाम आपकी, ये वर्तमान में एम के जैन वगैरह नहीं है, वर्तमान में ये वाले हैं आपके, ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें नहीं ध्यान रखना। वर्तमान में ये हैं, माइकल पात्रा हैं, एम राजेश्वर राव हैं, टी रविशंकर है, और स्वामी नाथन है। ठीक है, इसके अलावा हेड ऑफिस अभी आपको पता चली गया है कि ये कहाँ पे हो गया है? मुंबई के अंदर हो गया है। इसके अलावा देखो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं, लेखन वर्ष पहले क्या होता था बच्चे, वो 1 जुलाई से 30 जून का हुआ करता था। बाद में 2022 में इस बात को देखा गया कि हमारा वित्त वर्ष कब होता है? वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इस बात पर ध्यान दिया गया कि क्यों ना हम आरबीआई का जो वित्त वर्ष या लेखन वर्ष है उसे भी सेम कर दिया जाए भारतीय वित्त वर्ष के। तो हमने
1 अप्रैल 2022 को ये निर्णय लिया कि अब हमारे यहाँ भी क्या चलेगा, अप्रैल से 31 तारीख को ये व्यवस्था देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके पीछे जिस पैनल का सिफारिश थी उस पैनल का नाम है विमन जलान पैनल। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना, 2-3 बातें 4 बातें आरबीआई की, यानी कि एक्ट कब आया, 34 में स्थापना हुई, 35 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे, जिसका दूसरा नाम शाही आयोग भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सब बातें ध्यान रखनी है। अब देखो एक आती है रिवर्स रेपो रेट। बच्चे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ध्यान से समझना आप लोग। देखो यह वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से उससे ज़्यादा रुपए को स्वीकारता है। ठीक है, यानी कि देखिए एक तरीके से दो बातें होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक बैंक है, क्या है, एक बैंक है जिसका नाम है एसबीआई। ठीक है, और एक बैंक है जो है बैंकों का बैंक जिसे बोलते हैं आरबीआई। देखो यदि बैंक को इससे पैसे चाहिए होंगे तो उसे बोलेंगे रेपो रेट बच्चे। ठीक है, जब ऐसा, या फिर इसी चीज को आप ऐसे कहिए, जब आरबीआई उधार देगा किसको, एसबीआई को, तो उसे बोलेंगे रेपो रेट। ठीक है, जब आरबीआई उधार देगा किसे, आपका एसबीआई को, वो रेपो रेट कहलाएगा। और जब एसबीआई अपने ज्यादा पैसे को किसके पास रखेगा, आरबीआई के पास रखेगा, तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। ये दोनों बातें आपको दिमाग में रखनी है कि जब आरबीआई क्या करता है कि किसी बैंक को लोन देता है, उसे बदले में शॉर्ट टर्म के लिए होता है, दीर्घकालीन लोन देता है, तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देखो क्या होता है इन सब चीज़ों में, वैसे तो पूरा कंसेप्ट है बच्चे, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो देखो होता क्या है। यदि कि रिवर्स रेपो रेट में क्या हुआ कि जो बैंक है, बैंक ने अपना पैसा कहाँ रख दिया, आरबीआई के अंदर रख दिया, और जब बैंक ने अपना पैसा आरबीआई के अंदर रखा तो उससे क्या हुआ कि मार्केट से पैसे की कमी हुई, मार्केट के अंदर तरलता की कमी हुई। अगर जब तरलता की कमी हो गई तो लोगों के पास क्या नहीं होगा, लोन नहीं होगा, तो लोन मिलेगा भी तो वो उच्च दामों में मिलेगा, कुछ दामों में मिलेगा तो मार्केट से पैसा सूख जाएगा, और इससे क्या होगा कि लोगों के पास पैसा भी नहीं होगा तो महंगाई डाउन हो जाएगी। यानी कि इस बात को समझेंगे आप लोग कि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है या घटती है तो वहाँ लोन इंटरेस्ट भी बढ़ता है, और इसके साथ साथ महंगाई क्या होती है, वो डाउन होती है। यानी कि रिवर्स रेपो रेट और जो रेपो दर होता है, दोनों महंगाई के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, या मुद्रास्फीति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सवाल देखिएगा आप लोग, सवाल कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगर रिवर्स रेपो दर को बढ़ाने का परिणाम क्या है, कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि मार्केट में तरलता तथा मांग की कमी हो जाएगी, तरलता तथा मांग में कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पैसा कहाँ चला गया, पैसा बच्चे आरबीआई के पास चला गया, जिससे क्या होगा कि यहाँ तरलता कम होगी और यही आपको ध्यान रखना है, और मांग में कमी हो जाएगी। ये आपको सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल आपको पेपर में मिला और मजा आया देख करके। देखिए पूरे कंसेप्ट से बच्चे, इसके अलावा देखिए यहीं पे मैंने बताया भी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है, ये आरबीआई रेगुलेट करता है, जिसे मौद्रिक नीति बोलते हैं, साख नीति बोलते हैं, या क्रेडिट पॉलिसी बोलते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है मौद्रिक नीति का, ये आर्थिक मामलों की प्राप्ति के लिए आरबीआई क्या करता है, इसे इस्तेमाल करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो होता है कि अर्थव्यवस्था में कीमत को स्थिर बना करके रखना, यानी कि एक तरीके से अर्थव्यवस्था के अंदर महंगाई को कंट्रोल करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और एक अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसका काम है 2+, या ऐसे कहिए 2 नहीं, ये होता है आपका 4+-2, यानी कि 2% से 6% के बीच मुद्रास्फीति को बना करके रखना, ये उसका काम होता है। ठीक है, ये भी आपको पेपर में सवाल मिल जाएगा, देखिए यहीं पे कहीं ना कहीं दिया होगा, आगे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया है बच्चे कि राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रहण, देखो यहीं पे सवाल दिया है कि आय व्यय तथा पूंजीगत व्यय दोनों मौद्रिक नीति का विषय वस्तु है, ये नहीं होती। मौद्रिक नीति केवल आरबीआई रेगुलेट करता है, जो भी मैंने ऊपर दिखाया आपको। और इसका बेसिकली काम क्या है मौद्रिक नीति का, मौद्रिक नीति का काम है कि अर्थव्यवस्था में, मौद्रिक नीति का काम है कि अर्थव्यवस्था में कीमत के मामले को या कीमत को स्थिर बना करके रखना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सवाल है ये राजकोषीय नीति का है। अगर आप राजकोषीय नीति को थोड़ा सा जान लेंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। देखो राजकोषीय नीति का मतलब होता है बच्चे कि सरकार के आय व व्यय के अध्ययन को राजस्व बोलते हैं पहली चीज। और राजकोषीय नीति क्या होती है कि सार्वजनिक आय व्यय ऋण संबंधित क्रियाओं तथा हीनात प्रबंधन, यानी कि घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियों को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। यानी कि राजकोषीय नीति एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि 4 तरीके की चीजें हैं, बजट है, कर है, सार्वजनिक व्यय और ऋण है। इन सब चीजों को जब सरकार बनाती है और इसमें केवल राजस्व का पैसा शामिल होता है, इसमें केवल क्या होता है